नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी के गुंडा राज का सामना करना पड़ा। उस गुंडा राज की गर्मी महसूस करनी पड़ी। ये असाधारण घटनाएं हैं। जहां तक मुझे याद है, ये दूसरी ऐसी घटना है जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। क्या हुआ? बुधवार को मालदा में जो न्यायिक अधिकारी हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट ने जिम्मा दिया है एसआईआर में जो त्रुटियां हैं, जो खामियां हैं, जो संदेह है, उनको दूर करने का, मतदाता सूची में एसआईआर के जरिए जो लेजिटिमेट डिस्क्रिपेंसीज बताई जा रही हैं, उनके मामलों का निपटारा करने का 7 न्यायिक अधिकारी बीडीओ के दफ्तर में बैठकर ये काम कर रहे थे। दोपहर 3:30 बजे हजारों लोगों ने घेर लिया उस बिल्डिंग को और उन 7 न्यायिक अधिकारियों की जान खतरे में थी और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फ़ोन किया। चीफ जस्टिस ने राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को फ़ोन किया कि तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन ये सिलसिला 3:30 बजे से आधी रात के बाद तक 12:30-1 बजे तक चलता रहा। चीफ जस्टिस का कहना है कि वो सब कुछ देख रहे थे। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, जहां न्यायिक अधिकारी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपना संवैधानिक काम कर रहे हैं, उनको भी सुरक्षा न मिल पाए। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के इतनी देर बाद हुआ। मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी लताड़ लगाई, कहा कि यह मॉबोक्रेसी है। इसे राज्य में सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरी घटना की जांच सीबीआई या एनआईए से कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। ये घटना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली है, यानी देश की सर्वोच्च अदालत की जो सत्ता है उसको चुनौती देने वाली घटना है। क्या आपने ममता बनर्जी की ओर से कोई बयान सुना कि उन्हें अफसोस है कि ऐसा हुआ? कोई बयान नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं है, कि ये सुनियोजित था, सब पहले से तय था। और इतना ही नहीं हुआ, जब सेंट्रल फोर्सेस भेजे गए, पुलिस वहां आई और इन न्यायिक अधिकारियों को निकालने की कोशिश हुई, निकाला गया। इन 7 में से 3 महिला न्यायिक अधिकारी थी। तो जब ये बाहर निकले तो इनकी गाड़ियों पर पत्थर और डंडों से हमला हुआ। अदालत ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार कहने पर भी समय से एक्शन नहीं लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि न्यायिक अधिकारी जहां भी काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन सेंट्रल फोर्सेस का दिया जाए। अब स्टेट पुलिस में इससे बड़ा अविश्वास क्या हो सकता है? और इतना ही नहीं कहा कि अगर इन अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को लगता है कि उनके परिवार को भी खतरा है, तो उनके परिवार को भी सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा दी जाए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मालदा में, आपको मालूम है, मालदा मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ ये अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों के नाम बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये काम चुनाव आयोग तो कर नहीं रहा, जिस पर तमाम तरह के आरोप लगा रही ममता बनर्जी। ये काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ये काम कर रहे हैं। तो आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, आपको हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। ऐसी सरकार 1 मिनट भी क्यों रहनी चाहिए? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ये ब्रेकडाउन नहीं है तो और क्या होगा? अराजकता का इसके अलावा एक ही उदाहरण मुझे याद आता है। 1995 उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। आपको याद है कि बहुजन समाज पार्टी गेस्ट हाउस कांड के बाद समर्थन वापस ले चुकी थी। दोनों पार्टियों में तनाव था। गेस्ट हाउस कांड जो है वो हो गया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के गुंडों ने अखबारों के जो हॉकर हैं उन पर हमला किया और अखबार की प्रतियां लेकर जला दी। और उसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में उससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई। हाई कोर्ट में ये गुंडे घुस गए और जजेस की जान को खतरा हो गया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फ़ोन करना पड़ा, एसओएस कॉल करनी पड़ी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हमारी जान बचाइए। वहाँ से गवर्नर को फ़ोन किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ोन किया गया, तब उनको सुरक्षा मिली। लेकिन उसके बाद याद रखिए, उसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस बार हमले की शुरुआत राजनीतिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर से शुरू हुई। पहला हमला तो गेस्ट हाउस कांड तो मायावती पर हमला था, एक तरह से जानलेवा हमला था। वो तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनको न बचाया होता तो पता नहीं मायावती की जान बचती या नहीं। लेकिन आज ममता बनर्जी की सरकार को कोई खतरा नहीं, वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। पश्चिम बंगाल के लोग क्या झेल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक कार्यकर्ता क्या झेल रहे हैं, खासतौर से पिछले 10 साल में। वैसे तो 15 साल का शासन हो रहा है ममता बनर्जी का, लेकिन खासतौर से पिछले 10 साल में इसका एक नमूना जो है सुप्रीम कोर्ट को देखने को मिला। अगर देश की सर्वोच्च अदालत को ये कहना पड़ रहा है कि ये उसकी अथॉरिटी को चैलेंज है, चुनौती है उसकी शक्ति को, तो इससे ज़्यादा अराजक स्थिति और क्या हो सकती है। लेकिन अराजकता का दूसरा नाम है ममता बनर्जी की सरकार, और ममता बनर्जी की यही सबसे बड़ी ताकत है, उनकी जो अराजकता फैलाने की ताकत है। वहाँ पर आम आदमी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं, और अब तो न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। तो आप बताइए कि अगर न्यायिक अधिकारियों को बचाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बार बार फ़ोन करना पड़े और ये सिलसिला जो है 9-10 घंटे तक चलता रहे, तो उस प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एसआईआर बहुत से प्रदेशों में हुआ। एसआईआर के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हो गए, कोई समस्या नहीं आई। किसी और राज्य से किसी तरह की समस्या की खबर नहीं आई। एसआईआर को लेकर जिस तरह का विरोध पश्चिम बंगाल में हो रहा है और ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है, उनकी सरकार कर रही है, उससे समझ में आता है कि उन्होंने फर्जी मतदाताओं का कितना बड़ा तंत्र खड़ा किया था। अब उनको वो पूरा किला जो है भरभरा कर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यही तो फर्जी मतदाता थे जिनके सहारे वो 3 बार मुख्यमंत्री बनी और चौथी बार भी बनना चाहती थी। उनको लग रहा है कि उनके इस साम्राज्य में चारों तरफ से हमला हो रहा है। राजनीतिक हमला तो झेलने में वो सक्षम है, लेकिन संविधान की ओर से जब कार्रवाई होती है तब मुश्किल होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में दखल देता है तो मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ममता बनर्जी का रवैया नहीं बदलता। जिस तरह से वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से निपटती हैं, उसी तरह से न्यायिक अधिकारियों से भी निपट रही हैं। क्या आपको लगता है कि मालदा में जो ये कांड हुआ, हज़ारों लोग जो आए जिन्होंने बीडीओ दफ्तर का घेराव किया, वह स्वतः स्फूर्त था, सरकार की जानकारी के बिना था, मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना था? 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि उनकी जानकारी के बिना था, तो 9-10 घंटे तक उनकी सरकार करती क्या रही? और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बार बार कहने के बाद भी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। जब लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है, तब कार्रवाई हुई, वो भी सेंट्रल फोर्सेस के इंटरवेंशन से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे होते हैं। और ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डर यही है, इस बार चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष उनकी नज़र में खतरा है और दूसरे लोगों की नज़र में उम्मीद है। ये जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, उनको लगता है उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि उनकी जो चुनावी पूंजी थी वही लुट रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या और ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं या पश्चिम बंगाल में नहीं रहते, उनका नाम मतदाता सूची में रखकर वो अपना खेल करती थी। इसीलिए नारा देती थी, खेला होबे। उनको मालूम था कैसे खेला होगा। अब वो खेला होबे का खेल पलट गया है। खेला तो हो रहा है, लेकिन उनके खिलाफ हो रहा है, और किसी गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है, कानूनी और संवैधानिक तरीके से हो रहा है। इसलिए उनकी छटपटाहट ज़्यादा है। अगर ये हमला राजनीतिक होता,
गैर कानूनी तरीके से होता तो उनके लिए लड़ाई आसान हो जाती है। अब आप देखिए कि वो कहने को इंडी अलायंस का घटक दल है, लेकिन पूरे देश से एक भी विपक्षी दल या एक भी विपक्षी दल के नेता का बयान ममता बनर्जी के समर्थन में आया क्या? तो ममता बनर्जी न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में जो राजनीतिक गोलबंदी है उसमें भी अलग थलग पड़ रही हैं। और उन्होंने अब तो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मोर्चा ले लिया है। शुरुआत उन्होंने बीजेपी से की, फिर चुनाव आयोग से मोर्चा लिया, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मोर्चा ले लिया है। वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को, किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट की, देश की सर्वोच्च अदालत की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या जवाबदेही है? ये स्थिति, अगर इस तरह की स्थिति है जहां न्यायिक अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो कैसे ये माना जा सकता है कि मतदान के दिन मतदाता सुरक्षित होगा? और सेंट्रल फोर्सेस कहां कहां लगेंगी, किसको किसको बचाएंगी? ये पूरा तंत्र, पश्चिम बंगाल का पूरा प्रशासनिक और पुलिस तंत्र जो है वो ममता बनर्जी का कैडर बन चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब तो जो है प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है। तो चुनाव आयोग के हाथ में क्या है? वो अधिकारियों का सिर्फ तबादला कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। इस अधिकारी को उस जिले में, उस जिले के अधिकारी को इस जिले में, या जो जिले में नहीं है उसको जिले में लाने का। लेकिन उनसे काम नहीं ले सकता। वो उसके लिए देखते हैं जो सरकार का मुखिया है यानी मुख्यमंत्री, उसकी ओर। उनके मन में ये डर है कि कल ये फिर लौट कर आए तो हमारा क्या होगा। तो पश्चिम बंगाल में केवल मतदाता के मन में डर नहीं है, पूरे प्रशासन के मन में डर है। और डर है, इस डर से वो निष्पक्षता से कानून के मुताबिक काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के बाद भी अगर 9.5 घंटे तक, 10 घंटे तक न्यायिक अधिकारी असुरक्षित रहते हैं, उनकी जान को खतरा बना रहता है, तो आप समझिए कि किस हालत में है पश्चिम बंगाल का प्रशासन। पूरी तरह से पंगु हो चुका है। वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर नाचते हैं, उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अब सवाल दो ही है, उनको जनता के वोट से हटाया जाएगा या उससे पहले कोई संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरी बात की संभावना तो अब लगभग खत्म हो चुकी है। एक ही उम्मीद बची है, वो है पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से कि वो अपने प्रदेश को ममता बनर्जी की पार्टी के गुंडा राज से मुक्त कराएं। चुनौती ये नहीं है मतदाताओं के सामने पश्चिम बंगाल के कि किसको सत्ता में लाएं, किसको सत्ता से हटाएं। चुनौती है अपने को सुरक्षित बचाने की, चुनौती है अपने परिवार की सुरक्षा की, चुनौती है अपने परिवार की महिलाओं की सुरक्षा की, चुनौती है अपने प्रदेश के विकास की, चुनौती है अपने राज्य के युवाओं के रोजगार की, अपने प्रदेश के विकास की। पार्टियां जीतती हारती रहती हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी चुनौती सामने हो तो बहुत सोच समझकर फैसला लेने की ज़रूरत होती है। और मुझे तो कम से कम लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का मतदाता बहुत गंभीरता से इस बारे में अपना मन बना चुका है। 4 मई को तो केवल फैसला सुनाया जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।